कि आई जो है वो इन सेंटर को और ओ जो है वो सरकम सेंटर को डिनोट कर रहा है ट्राइंगल में। तो प्रूव दैट आई ओ इज परपेंडिकुलर टू बी आई, है ना, ठीक है ना साहब। अगर ए बी और सी किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी के। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले स्टीवर्ट्स थ्योरम कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, मुझे क्योंकि आई को मिड पॉइंट प्रूव करना है तो मैं CVN लेके चलूंगा ए आई को, है ना। CVN किसको लेके चलूंगा, ए आई को, ठीक है। और इन दोनों में से जैसे ही आपने IF कॉमन ले लिया ना, IF क्या ले लिया, कॉमन, इन दोनों में से, है ना, तो आपके ब्रैकेट में बच रहा है AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ओके, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए करते हैं स्टार्ट वनडे वन चैलेंज में RMO 2023 में। आज की हमारी क्लास जो होने वाली है ज्योमेट्री की, उसमें आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही गजब क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के ओवरऑल हो चुके हैं और भी बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन पैरेलल में चल रहे हैं, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को भी बड़े आराम से, है ना। और कमेंट बॉक्स में आप लिख के भी बता सकते हैं कि क्या आपको कौन सा वाला क्वेश्चन चाहिए, आप ये बता भी सकते हैं हमें कमेंट्स में, ठीक है ना साहब। चलिए तो करते हैं शुरू हम क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज की प्रॉब्लम क्या होने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में आज की प्रॉब्लम कौन सी वाली है, आज की प्रॉब्लम अगेन इनमो 2000, है ना, इनमो 2006, ठीक है ना साहब। इनमो 2006 की एक प्रॉब्लम है ना, बड़ी प्यारी सी प्रॉब्लम है जो हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना साहब। ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में आप लिख लीजिएगा, है ना, INMO 2006, ठीक है साहब। एक और अमेजिंग प्रॉब्लम इस पेपर में अवेलेबल थी, है ना, और क्योंकि है ना बहुत ही प्यारा उसका सोल्यूशन है ना, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन का रहा था, है ना, वैसे ही इसका भी एक बहुत प्यारा सा सोल्यूशन है, ठीक है ना साहब। और ये एक स्टीवर्ट्स थ्योरम की है ना एक एग्जांपल भी है, बहुत अच्छा ना, ये एक स्टीवर्ट्स थ्योरम का एक बड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है ना साहब। तो स्टीवर्ट्स थ्योरम का एप्लीकेशन इसमें अच्छे से यूज़ होने वाला है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए ना, इनमो 2006 क्वेश्चन कहता है, इन एन नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई एक नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के कोई भी और कैटेगरी का ट्राइंगल हो सकता है। ये एक नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना साहब। द साइड्स स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस ट्राइंगल ABC की जो साइड्स हैं, साइड्स का लेंथ है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको पता है कि A B और C अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर होते हैं तो क्या खास बात होती है ना, आपने सोच लिया होगा दिमाग में कि अगर A B और C अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो क्या खास बात होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है, लेट I एंड O डिनोट द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि I जो है वो इन सेंटर को और O जो है वो सर्कम सेंटर को डिनोट कर रहा है ट्राइंगल में। तो प्रूव दैट IO इज परपेंडिकुलर टू BI, है ना। हमें ये प्रूव करना है कि जो IO है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BI के ऊपर, है ना। IO परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बेटा, BI के ऊपर। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, सपोज BI एक्सटेंडेड, है ना। आगे उसने कहा कि अगर हम BI को एक्सटेंडेड को मीट करा दें AC से K पॉइंट पे, और D और E क्या हो जाए, मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड BA रेस्पेक्टिवली, तो हमें प्रूव करना है I इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल DKE। I जो होगा वो सर्कम सेंटर हो जाएगा किसका, ट्राइंगल DKE का, ठीक है। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था, है ना। मैं इसको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं बोलूँगा, तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में भी मैं इसे नहीं रखूँगा, ठीक है। ये एक बहुत ही एवरेज सा क्वेश्चन था, है ना। और इस एवरेज से क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल भी गया था, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम मैच करेंगे, यानी आप लोग मैच करेंगे कि कहाँ आपने सही किया, कहाँ आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को स्लिप कर दिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम, है ना, और नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाएंगे बड़ा अच्छा सा। ट्राइंगल ABC की साइड्स की लेंथ है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, I उसका इन सेंटर है और O जो है उसका सर्कम सेंटर है, ठीक है साहब। तो एक काम कर लेते हैं ना, दी बेस्ट है कि सारे वर्टिसेस सर्कल पे ही लेके चलने हैं एट दी एंड, तो फिर क्यों ना एक सर्कल से ही शुरुआत की जाए, है ना। तो मैंने मान लिया, है ना, कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ही कहीं ना कहीं वो 3 पॉइंट्स हैं, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ही कहीं ना कहीं वो 3 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स, लेट्स से A पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना साहब, A पॉइंट, ठीक है ना साहब।
और बी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना साहब, और सी पॉइंट कुछ यहाँ ले लेते हैं, है ना। मतलब इन शॉर्ट कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया है, तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है साहब, तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया है, ट्रायंगल एबीसी को फॉर्म कर दिया है। और ट्रायंगल एबीसी जैसे मेरा फॉर्म हो जाएगा उसके बाद का काम शुरू होता है। उसके बाद ट्रायंगल एबीसी बन गया है। ट्रायंगल एबीसी का जो सरकम सेंटर है वो है ओ, है ना। सरकम सेंटर, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो लेट्स से कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, ओ पॉइंट, ठीक है। और इन सेंटर कहाँ पे लेके चलेंगे, इन सेंटर जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे होंगे, राइट। तो इन सेंटर हम मान के चलते हैं कि इन सेंटर कहीं यहाँ से ओ को हटाना पड़ेगा, पहले ओ की लोकेशन थोड़ी सी हम अलग देंगे, है ना। तो इन सेंटर में यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ कि यहाँ पे इन सेंटर है, ठीक है साहब, दिस इज इन सेंटर आई, है ना, ठीक है साहब, ओके। और सरकम सेंटर को कहाँ रख के चलें, सरकम सेंटर को मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ कि सरकम सेंटर ओ यहाँ पे है, ठीक है साहब, ओके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं इसके आगे। क्वेश्चन ने और क्या क्या बातें बोली है, साइड्स की लेंथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है ना साहब। तो ये ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड जो है इसकी लेंथ हो जाएगी स्मॉल ए, ठीक है साहब। बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ हो जाएगी स्मॉल बी, ठीक है। और सी वर्टेक्स के सामने वाले साइड की लेंथ हो जाएगी स्मॉल सी, ठीक है साहब। और क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी तीनों किस में थे, ए बी और सी तीनों किस में थे, ए पी में थे, ठीक है। तो हम ये बात बोल सकते हैं, है ना, कि हमें ये याद रहे अंत तक कि अगर ए बी और सी ए पी में है तो 2 टाइम्स जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी के इक्वल होगा ना, ठीक है ना साहब। अगर ए बी और सी किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी के। बहुत बढ़िया, ये भी बात हमें समझ में आ जाती है। इसके आगे की बात क्या है, इसके आगे की बात जो क्वेश्चन हमें कहता है, हमें प्रूव करना है कि आई ओ जो है वो परपेंडिकुलर है बी आई पे, है ना। आई ओ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है साहब, बी आई पे, ठीक है। आई ओ परपेंडिकुलर है बी आई पे। आई और ओ को ज्वाइन कर देते हैं हम, ठीक है ना साहब, उसको मैंने येलो कलर से ज्वाइन किया है, ठीक है साहब। और बी और आई को मैंने ज्वाइन किया डैश लाइन से, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि आई ओ जो है वो बी आई के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। तो क्या करें, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें सर, तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन का आगे वाला जो डिमांड है उसको भी पढ़ लेते हैं, शायद वहाँ से कुछ क्लू मिल जाए, ठीक है। तो ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, सपोज बी आई इज एक्सटेंडेड मीट्स ए सी इन के, ठीक है। बी आई को एक्सटेंड करेंगे, वो ए सी को के पॉइंट पे मीट करेगा। बी आई को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ठीक है ना साहब, बी आई को मैंने एक्सटेंड किया, ओके, ए सी को के पॉइंट पे मिलेगा और उसको फर्दर मैंने और आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना साहब, उसको फर्दर मैंने और आगे तक एक्सटेंड कर दिया, क्लियर, ठीक है। तो बी आई को जैसे ही आपने एक्सटेंड किया, वो ए सी को कहाँ पे मिलेगा, ए सी को मिलेगा बेसिकली के पॉइंट पे, ठीक है। और मैंने मान लिया कि मैंने उस बी आई को कहाँ तक एक्सटेंड किया, आगे तक। वो सरकम सर्कल को कहाँ पे मिल रहा है, सरकम सर्कल को वो मिल रहा है क्योंकि उसने कौन कौन से पॉइंट्स काम में लिए हुए हैं, आगे डी और ई पॉइंट्स तो काम में लिए हुए हैं, ठीक है, डी ई। तो फिर मैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो अज्यूम करूंगा उसको एफ अज्यूम कर लूँगा, ठीक है ना साहब। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी सोल्यूशन में मैंने सबसे पहला काम पता क्या किया कि बी आई को एक्सटेंड किया और सरकम सर्कल तक इंटरसेक्ट करा दिया, ठीक है ना। एक्सटेंड बी आई, है ना, विच इंटरसेक्ट ए सी एट के एंड सरकम सर्कल एट एफ, ठीक है। क्या लिखा मैंने, एक्सटेंड बी आई टू extend BI such that it intersects AC at K and circumcircle at F, ठीक है साहब। सर्कम सर्कल को F पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ तक की कहानी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्या किया हमने, B पॉइंट से BI को एक्सटेंड किया आगे, AC को इंटरसेक्ट किया K पॉइंट पे और सर्कम सर्कल को इंटरसेक्ट किया F पॉइंट पे। अब इसको करने का, यानी ऐसा करने का क्या फ़ायदा है ना, और क्या ज़रूरत है, दोनों चीज़ें समझेंगे ना, दोनों चीज़ें समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है
कि हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि बी आई जो है वो आई ओ जो है वो बी आई के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना साहब। अब मुझे ये तो पता है कि ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है, ओ क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना साहब। ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है। अगर आपने बी आई को सर्कल तक आगे एक्सटेंड कर दिया तो बेसिकली बी से लेके एफ तक, है ना, ये एफ बी जो है ना, बेसिकली एफ बी एक कॉर्ड हो गई इस सर्कल की, क्या हो गई, एक कॉर्ड हो गई इस सर्कल की, ठीक है। एफ बी क्योंकि सर्कल की एक कॉर्ड हो गई है, ठीक है ना। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि आई मिड पॉइंट है बी एफ का, है ना, आई किसका मिड पॉइंट है, एफ बी का मिड पॉइंट कौन है, आई है। अगर आपने इतना प्रूफ कर दिया तो बेसिकली कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है ना। समझ में आई बात। कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जब भी ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ये बात आपको पता पहले से है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आई को बी एफ का मिड पॉइंट बताना है। यानी कंक्लूजन इतना सा है कि आपको आई को मिड पॉइंट लेके आना है कैसे भी करके, ठीक है। अब उसको मिड पॉइंट लेके आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शन किया है, बी आई को एक्सटेंड किया है इस तरीके से। आफ्टर दैट हमने क्या किया, कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शंस और किए। छोटे मोटे कंस्ट्रक्शंस क्या किए हमने, वो जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन है वो मैंने ग्रीन लाइन से, ग्रीन डैश लाइन से ड्रॉ किए हैं। मैंने ए को एफ से ज्वाइन किया, ठीक है। मैंने सी को एफ से ज्वाइन किया, क्लियर। अच्छा जी, और मैंने एक और काम किया, मैंने ए को आई से ज्वाइन कर दिया और सी को भी आई से ज्वाइन कर दिया। कल, यानी कल तो नहीं, मैं बोलूँगा कि लास्ट क्लास है ना, लास्ट क्लास जो मेरी हुई थी उसमें मैंने बताया था जब भी हम इन सेंटर से, है ना, किसी भी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स को अगर इन सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो लाइन सेगमेंट क्या कर रहा होता है, बेसिकली उस एंगल के इक्वल टू हाफ्स कर रहा होता है। बेसिकली उस एंगल के क्या कर रहा होता है, इक्वल टू हाफ्स कर रहा होता है, ठीक है साहब। ठीक है सर, आपने बोल दिया, हमें समझ में आ गया, है ना। तो ये वाली बात यहाँ तक समझ में अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया। तो तुरंत मैंने पता है क्या लिखना शुरू किया कि ये एंगल बी है ना, और एंगल बी के ये टू इक्वल हाफ्स हो गए। एंगल बी के क्या हो गई, ये टू इक्वल हाफ्स हो गए। ये वाला हिस्सा भी एंगल बी बाई टू हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी एंगल बी बाई टू हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने बी को इन सेंटर से ज्वाइन करवाया, ठीक है। और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ तक जा रही है एफ पॉइंट तक, ठीक है ना साहब। और इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली थ्योरम, है ना, कि ये जो आर्क है ना, एफ सी जो आर्क है ना, इसने दो एंगल बनाए हैं, एक तो एंगल एफ बी सी और एक एंगल एफ ए सी, ठीक है ना साहब। कौन कौन से एंगल बनाए, एफ बी सी और एफ ए सी, ठीक है ना साहब। दो एंगल बनाए हैं ना, एफ बी सी और एफ ए सी, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की वजह से। तो मैंने तुरंत कुछ बातें लिखनी शुरू कर दी हैं, ठीक है, कुछ बातें मैंने लिखनी शुरू कर दी हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात जो हमने लिखी कि एंगल एफ ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ बी सी के, है ना, और दैट इज इक्वल टू एंगल बी बाई टू, ठीक है साहब। ये समस्या नहीं होनी चाहिए। ये एंगल कितना आ गया, एंगल बी बाई टू आ गया, ओके। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए एक और आर्क है आपके पास में, आर्क ए एफ। कौन सा आर्क है, आर्क ए एफ। इसने भी दो एंगल बनाए हैं, इसने भी क्या बनाए हैं, दो एंगल बनाए हैं साहब। एक तो एंगल बनाया है ए बी एफ और एक बनाया है ए सी एफ, है ना। ये वाला एंगल भी बनाया है और ये वाला एंगल भी बनाया है, ठीक है। तो ए बी एफ एंगल और ए सी एफ एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की वजह से दोनों एंगल बराबर हो गए। तो मैंने तुरंत लिख दिया, है ना, तुरंत लिख दिया कौन कौन से एंगल इक्वल हैं साहब। तुरंत मैंने लिखा कि एंगल ए बी एफ, है ना, ऑल्सो एंगल ए बी एफ इक्वल टू एंगल ए सी एफ, है ना, ए सी एफ, है ना। ए बी एफ और ए सी एफ दोनों बराबर होंगे और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, बी बाई टू के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये दोनों ही बी बाई टू थे, तो ये भी बी बाई टू हो गया और कहीं ना कहीं ये भी कितना आ गया आपका, एंगल बी बाई टू आ गया। और तुरंत आपको समझ में आ गया, सर कहानी क्लिक करने लग गई हल्की हल्की। क्या क्लिक किया, क्लिक ये किया कि ट्राइंगल ए एफ सी में, इन ट्राइंगल ए एफ सी, है ना, हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। तो है ना, इन ट्राइंगल ए एफ सी कहीं ना कहीं हमने ये पता लगा लिया कि जो ए एफ है ना सर, वो किसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है, ठीक है साहब। यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे ना। थर्ड पॉइंट पे डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था, पहली लाइन में ही ये बात लिख सकता था मैं, लेकिन मेन चीज़ पता है क्या है, कंक्लूज़न अगर आपको समझ में आया
तो मतलब है यहाँ के पढ़ाने का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मतलब ही नहीं है पढ़ाने का, ठीक है साहब। चलिए, तो AF इक्वल्स टू FC, आपको ये कहानी समझ में यहाँ तक तो आ गई। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, है ना। थर्ड पॉइंट पे कुछ एंगल चेसिंग से रिलेटेड बातें की जाएंगी, ध्यान से सुने आप लोग, ध्यान से देखें। अगर आपसे पूछा जाए कि A को I से ज्वाइन कराते ही क्या हुआ, एंगल A के 2 इक्वल हाफ्स हुए, तो ये वाला हिस्सा एंगल A/2 और ये वाला हिस्सा ये भी एंगल A/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। और क्या खास बात है, और क्या खास बात है, और ख़ास बात क्या है, तो देखिए अगर ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है ना, एंगल C है ना, और ये इस आर्क ने बनाया है, कौन से आर्क ने बनाया है, आर्क AB ने बनाया है ना, आर्क AB ने ये एंगल बनाया है ACB, है ना, और AFB भी उसी ने बनाया है। तो अगर ये एंगल C है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, एंगल C होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एंगल C होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कौन सा एंगल C हो जाएगा साहब, कौन सा एंगल C हो जाएगा, मैं तुरंत लिख दूंगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल C, ठीक है साहब। ओके, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और उसके अलावा क्या समझ में आया, उसके अलावा एक और चीज़ समझ में आई, देखो उसके अलावा एक अमेजिंग सी चीज़ समझ में आई कि जो ट्राइंगल AIF है, कौन सा ट्राइंगल है, AIF, इन ट्राइंगल AIF जो चीज़ मुझे समझ में आई है वो आप ध्यान से सुने। AIF ट्राइंगल में, है ना, तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब क्या करें, तीनों एंगल्स का सम 180 कैसे करें, तो देखो आप एक काम कर लो, तीनों एंगल्स जोड़ लो, है ना, तीनों एंगल्स में एक एंगल तो आएगा AFI, है ना, जो कि एंगल C है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो एक एंगल तो एंगल C है, दूसरा एंगल है B/2 प्लस A/2, दूसरा एंगल क्या है, एंगल B/2 प्लस एंगल A/2, ठीक है साहब, ओके। और तीसरा एंगल ये वाला है AIF, है ना, तीसरा एंगल कौन सा है, एंगल AIF, तीनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है ना साहब, ठीक है ना साहब। सिर्फ एक छोटा सा कंक्लूजन और निकालना है, वो कंक्लूजन निकल जाए तो कहानी थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो कंक्लूजन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि अगर आपको ये समझ में आता है कि एंगल C प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल A/2 प्लस एंगल AIF तीनों मिला के कितने के हैं, 180 डिग्री के, ठीक है साहब। अब मैंने क्या सोचा, एक काम कर लेता हूँ मैं, क्योंकि 180 डिग्री किसी भी ट्राइंगल के एंगल सम के इक्वल होता है, तीनों एंगल्स के सम के, है ना। तो मैंने क्या किया, छोटा सा काम कर लेते हैं, ठीक है, इन सबको ऐसे ही रखते हैं, एंगल C प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल A/2 ना, इन सबको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, प्लस एंगल AIF दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या होता है, तीन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम। तो मैंने उस 180 डिग्री की जगह एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिख दिया ट्राइंगल ABC की टर्म्स में, ठीक है, और फिर एंगल C से एंगल C उड़ा दिया, ठीक है साहब। और A/2 और B/2 उधर जाके माइनस हो जाएंगे एंगल A और एंगल B में से, है ना, माइनस हो जाएंगे, तो एंगल AIF का वैल्यू कितना आ जाएगा साहब, एंगल AIF का वैल्यू आ जाएगा एंगल A/2 प्लस एंगल B/2। और अगर ये समझ में आया ना तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर ये एंगल का मेजरमेंट हो गया एंगल A/2 प्लस एंगल B/2, है ना, और यही मेजरमेंट इस एंगल का भी था, है ना, जो FAI था, है ना। तो यहाँ से ये समझ में आया कि सर एंगल AIF और एंगल AFI, है ना, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, AIF और AFI दोनों क्या है, इक्वल है। और क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब उनकी अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल है। इसका मतलब AF जो था ना, जिसको आपने FC के इक्वल किया था, वो अब IF के भी इक्वल है ना, वो अब किसके इक्वल है, IF के भी इक्वल है ना। तो क्या 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 लिखूँ मैं, बताओ 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 क्या लिखूँ, जल्दी से बताया जाए, है ना, क्या लिखूँ मैं कि AF किसके इक्वल है, AF इक्वल्स टू FC इक्वल्स टू IF हो जाएगा बेसिकली, है ना। तीनों चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल है। पहली बात, पहला कंक्लूजन, पहला पॉइंट जो समझ में आना चाहिए। अब इसके आगे क्या किया जाए सर, इसके आगे क्या किया जाए, इसके आगे एक छोटा सा काम करेंगे, है ना, छोटा सा काम, है ना, स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई करेंगे ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई करने से पहले मैं ये जो एंगल वाली बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना साहब। ओके, तो मैं इरेज करता जा रहा हूँ एंगल्स वाली बातें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है।
तो सबसे पहले स्टीवर्ट्स थ्योरम कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, मुझे क्योंकि आई को मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो मैं CVN लेके चलूँगा AI को, है ना। CVN किसको लेके चलूँगा, AI को, ठीक है। मैंने उसको शेड भी कर दिया। अब CVN में किसको लेके चलूँगा, AI को लेके चलूँगा। कौन सा ट्राइंगल में, ABF ट्राइंगल में ना, ABF ट्राइंगल में मैं AI को CVN लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड थिंग, मैं BCF ट्राइंगल में CI को भी CVN लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना साहब। इन दोनों को मैं क्या लेके चल रहा हूँ, CVN लेके चल रहा हूँ। अच्छा, तो इन दोनों को CVN लेके चलने की वजह से, है ना, इन दोनों को अगर मैं CVN लेके चलता हूँ तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा है ना, क्या सोच सकते हैं, क्या लॉजिक है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जाना चाहता हूँ मैं ऐसे। तो देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये AI जो है ना, बेसिकली इसको हम चेंज कर सकते हैं साइड की फॉर्मेट में, है ना। AI को हम साइड की फॉर्मेट में बड़े आराम से लिख सकते हैं। इन रेडियस और साइड के रिलेशन की टर्म्स में हम AI को और CI को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी वो सारी चीज़ें जो होंगी वो ABC की टर्म्स में होंगी, जिसमें हमें ABC में एक रिलेशन पहले से पता है। इसलिए हमने सोचा कि स्टीवर्ट्स थ्योरम हम इन दोनों ट्राइंगल्स में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बाय यूजिंग, है ना, बाय यूजिंग स्टीवर्ट्स थ्योरम, है ना, स्टीवर्ट्स थ्योरम, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्टीवर्ट्स थ्योरम नहीं पता, तो बेटा अगर स्टीवर्ट्स थ्योरम नहीं पता ना तो सुन ध्यान से, स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्टीवर्ट्स थ्योरम, स्टीवर्ट्स थ्योरम, है ना, ठीक है साहब। स्टीवर्ट्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर एक ट्राइंगल आपको गिवन है ना, ये एक ट्राइंगल है आपका ABC, कौन सा ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है। तो C वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल c, B के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल b, और उसकी एक CVN है साहब, है ना। AD क्या है, उसकी एक CVN है, AD क्या है, उसकी एक CVN है ना, और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है स्मॉल d, है ना। और इस साइड की लेंथ कितनी है, स्मॉल a, है ना। इस साइड की लेंथ क्या है, स्मॉल a, ठीक है ना साहब। और BD वाले हिस्से की लेंथ है m, ठीक है ना साहब, और CD वाले हिस्से की लेंथ है n, है ना। ये लेंथ है साहब, ठीक है साहब, ओके। तो स्टीवर्ट्स थ्योरम का हिसाब से, है ना, स्टीवर्ट्स थ्योरम का स्टेटमेंट जनरेट कहाँ से हुआ, पहले इस एंगल के रेस्पेक्ट में, है ना, इस एंगल को थीटा माना, इस ट्राइंगल के अंदर कोसाइन रूल लगाया, और ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा, इस ट्राइंगल में भी कोसाइन रूल लगाया, दोनों को कंपेयर करा दिया, दोनों को क्या करा दिया, कंपेयर करा दिया। तो वहाँ से स्टेटमेंट निकल के आता है, ठीक है ना साहब। स्टेटमेंट को प्रूव करने की तरफ नहीं जाऊँगा, बस मैं इतना बताऊँगा कि स्टेटमेंट बनेगा B² m + C² n, है ना, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा A ब्रैकेट में D² + mn, ठीक है ना साहब, D² + mn, है ना। ये स्टेटमेंट हो जाएगा। कुछ लोग इसको याद कराने के लिए पता क्या करते हैं, कुछ लोग इसको याद कराने के उल्टा लिखते हैं ना, उल्टा लिखते हैं मतलब A टाइम्स D² प्लस में mn, ठीक है ना साहब, दैट इज इक्वल टू B² m + C² n, है ना। और फिर याद कराने के लिए इसका एक निमोनिक्स बना देते हैं ना। निमोनिक्स क्या बनता है, ध्यान से सुनो, अगर A को D² में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा AD², क्या हो जाएगा, AD², है ना। उसको लिखेंगे DAD, है ना, 2 बार D 1 बार A, है ना। तो DAD यहाँ पे हो जाएगा, और A जब MN से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा MAN, ठीक है साहब, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा BMB, ठीक है ना, और ये हो जाएगा CNC, ठीक है साहब। तो ठीक है, ठीक है, तो लोग पता क्या करते हैं, निमोनिक्स बनाने के लिए डैड को बाद में और मैन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना साहब। तो मैन को अगर पहले लिख लूँ और डैड को बाद में लिख दूँ, है ना, तो निमोनिक्स बन जाता है अ मैन एंड हिज डैड, ठीक है, पुट अ बॉम्ब इन द सिंक, राइट। क्या 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 अ मैन एंड हिज डैड पुट अ बॉम्ब इन द सिंक, ठीक है। ऐसे कुछ लोग इसको याद रखते हैं, है ना, किसको, स्टीवर्ट्स थ्योरम को, ठीक है साहब। स्टीवर्ट्स थ्योरम को याद रखने का ये तरीका लोग अपनाते हैं, है ना, लोग अपनाते हैं, मैं नहीं, है ना। तो बेसिकली क्या किया, इसमें स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई किया, है ना, स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है साहब। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ABF ट्राइंगल में अप्लाई करूँ ना, इन ट्राइंगल ABF अगर स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई करूँ तो क्या बनेगा बताओ, ABF ट्राइंगल क्या बनेगा। ABF ट्राइंगल में बनेगा, सबसे पहले आएगा AF² के मल्टीप्लाई में BI, है ना, AF² के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, BI, AF² के मल्टीप्लाई में BI, ठीक है साहब, प्लस में, है ना, AB² के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, IF, ठीक है ना साहब, AB² के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, IF, दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले आएगा BF,
और ब्रैकेट में आएगा AI स्क्वायर प्लस में दो चीज़ें आएंगी प्रोडक्ट में, BI और IF का प्रोडक्ट है ना, BI इंटू IF। ठीक है साहब, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर? अच्छा, इस पेज पे थोड़ा सा कचरा टाइप हो जाएगा, क्यों ना इसके बाद वाली चीज़ें नेक्स्ट पेज पे ही लेके जाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इनको। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लगेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना साहब, तो नेक्स्ट पेज पे चीज़ें लेके जाते हैं, है ना। बाय यूजिंग स्टीवर्ट्स थ्योरम, ठीक है ना साहब, स्टीवर्ट्स थ्योरम लगाया तो क्या बनेगा, स्टेटमेंट क्या बनेगा, ध्यान से समझिए, है ना। AF स्क्वायर इंटू BI, है ना, प्लस AB स्क्वायर इंटू IF, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ AF स्क्वायर इंटू BI प्लस AB स्क्वायर इंटू IF, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आएगा B से लेके F तक। ठीक है, ब्रैकेट में आएगा AI स्क्वायर प्लस में BI इंटू IF। बहुत बढ़िया, यही था ना, है ना, AI स्क्वायर BF इंटू AI स्क्वायर BI इंटू IF। ठीक है, ठीक है, ये पहला हमारा क्या हो गया, स्टीवर्ट्स थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या करें, सेकंड पॉइंट क्या करें। अब बेटा हम CBF ट्राइंगल में भी स्टीवर्ट्स थ्योरम लगाएंगे और इसको क्या लेके चलेंगे, CVN लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, CVN लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा CF स्क्वायर इंटू BI, है ना। CF स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन आएगा, BI आएगा, और BC स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन आएगा, IF। अच्छा जी, तो क्या किया हमने, तो हमने क्या किया, CF स्क्वायर के मल्टीप्लाई में BI, ठीक है ना साहब, प्लस BC स्क्वायर के मल्टीप्लाई में IF, है ना, BC स्क्वायर के मल्टीप्लाई में IF, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF के मल्टीप्लाई में वही, है ना, CI स्क्वायर प्लस में BI इंटू IF। बहुत ही बढ़िया, उम्दा, दोनों में हमने स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई कर दी। ये कौन से ट्राइंगल में अप्लाई किया, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है साहब, ये ट्राइंगल है CBF, है ना, कौन सा ट्राइंगल है, CBF। ठीक है साहब, दोनों में मैंने स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई करने से क्या हुआ, स्टीवर्ट्स थ्योरम अप्लाई करने से ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करा दें, इन दोनों को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट करा दें, माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है साहब, अच्छा जी, तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्योंकि आपको पता है यहाँ पे BI तो सेम है, BI क्या है, सेम है। अगर आपको ये पता है कि आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि जितना AF होता है उतना ही CF होता है, जितना AF होता है उतना ही कौन होता है, CF होता है। अगर आपको ये पता है तो आपके लिए ये दो टर्म तो कट ही गए, है ना, ये दो टर्म तो कैंसिल हो गए। ठीक है साहब, और इन दोनों में से जैसे ही आपने IF कॉमन ले लिया ना, IF क्या ले लिया, कॉमन, इन दोनों में से ना, तो आपके ब्रैकेट में बच रहा है AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बच गया आपके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इन दोनों में से ना, देखो यहाँ पे एक गलती हो गई, BF स्क्वायर नहीं होगा, BF होगा ना। ठीक है, BF होगा, BF स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखें कोई भी गलती करने से पहले ना। ठीक है साहब, या फिर गलती हो भी जाए तो पकड़ में आ जानी चाहिए आपको उसी टाइम पे। तो क्या किया, दोनों में से BF कॉमन ले लेंगे अगर इक्वल टू में, तो BF जैसे ही कॉमन लेंगे ना आप, तो ब्रैकेट में बचेगा AI स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये, फिर माइनस में CI स्क्वायर और माइनस में ही ये, तो ये दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है साहब, तो यहाँ पे AI स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर ये टर्म बचेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में क्या करें सर, IF को एज इट इज रख बेटा, है ना। AB क्या है, AB साइड की लेंथ को क्या बोलते हैं, AB साइड की लेंथ को क्या बोलते हैं, AB साइड की लेंथ को क्या बोलते हैं, स्मॉल सी, है ना, तो हो जाएगा C स्क्वायर माइनस BC साइड की लेंथ को स्मॉल है उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, है ना, BF क्या होगा, B से F तक की जो डिस्टेंस है, B से F तक की डिस्टेंस को आप ब्रेक कर दो, BI प्लस IF में लिख दो, है ना, ब्रेक करके। ठीक है ना साहब, BI प्लस IF, है ना, BF वाली डिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, BI प्लस IF में ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके आगे सर AI स्क्वायर और CI स्क्वायर का क्या करें। ठीक है, तो बेटा इसमें भी ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। AI स्क्वायर क्या होगा, है ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या कहेगा कि अगर I से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, है ना, ठीक है ना साहब, क्या ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, है ना, ये छोटे से, है ना,
सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए कंस्ट्रक्शन है कि आई से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ए बी साइड के ऊपर, है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा आई एफ, है ना, ये स्मॉल आर हो जाएगा, इन रेडियस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन रेडियस जिसको बोलते हैं ना। और अगर इस पॉइंट को P बोलूं तो A से P तक की डिस्टेंस अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता देता हूं, ये S माइनस ए होता है ना, वर्टेक्स A के पास वाला जो हिस्सा होता है ना, वो S माइनस ए होता है। ठीक है ना साहब, याद है, याद आया, बिल्कुल आया होगा ना। ठीक है साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वर्टेक्स A के पास वाला हिस्सा S माइनस ए हो जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये R है और ये S माइनस ए है, तो हमें ए आई स्क्वायर चाहिए साहब। ए आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए आई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा जी, और सी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर सी आई स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करूँ सर, उसके लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाल बेटा, है ना, इसको क्यू पॉइंट बोल, है ना, ये स्मॉल आर रेडियस हो जाएगी, है ना, इन रेडियस जिसको बोलते हैं। ठीक है, और सी आई स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेगा, ये सी वर्टेक्स के पास वाला हिस्सा है ना, सी वर्टेक्स के पास वाला हिस्सा है ना, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सोचो सोचो सोचो, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एस माइनस सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके, एस माइनस सी बोलेंगे सर, ओके, आई सी, है ना, ठीक है, आई सी, है ना, ठीक है साहब। तो क्या करेंगे, ए आई स्क्वायर की जगह लिखेंगे एस माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और सी आई स्क्वायर की जगह बोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, चलिए हम सबको इरेज कर रहे हैं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपको माइंड में पहले से, है ना, आपके होनी चाहिए ना, रखी होनी चाहिए किसी एक कॉर्नर में। तो ए आई स्क्वायर की जगह लिखा आर स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, माइनस सी आई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर का साइन फिर से चेंज, एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके जी, है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी चलते बने, ये सिर्फ दिखाने के लिए आए थे, थोड़ी देर के लिए ना, आए ही जाने के लिए थे, निपट गए। आगे क्या करेंगे, आई एफ एज इट इज रहेगा, ठीक है ना साहब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर कर लिए, सी प्लस ए और सी माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू बी आई प्लस आई एफ एज इट इज रहेगा, ठीक है ना साहब, ब्रैकेट में एस माइनस ए का होल स्क्वायर है और एस माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, दोनों के बीच में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार हो जाएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी, और एक बार हो जाएगा एस माइनस ए माइनस एस माइनस माइनस प्लस सी, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे एस से एस कट गया, तो आपको दिखा सी प्लस का और ए माइनस का है सर, सी प्लस का और ए माइनस का, तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट भी चलता बना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया ना, मैंने तो कहा बहुत ही बढ़िया ना। तो यहाँ पे आई एफ एज इट इज सी प्लस ए एज इट इज, है ना। अच्छा, सी प्लस ए का कुछ याद आता है आपको, सी प्लस ए किसके इक्वल होता था, सी प्लस ए किसके इक्वल होता था, 2b के इक्वल होता था, याद है, ए बी सी किस में थे, ए बी और सी किस में थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे। तो सी प्लस ए की जगह आपने कितना लिखा, 2b लिखा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, बी आई प्लस आई एफ एज इट इज, ठीक है ना साहब, ओके, एस प्लस एस कितना हुआ, एस प्लस एस कितना हुआ, 2s हुआ ना, 2s यानी ट्राइंगल का पैरामीटर, ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया 2s की जगह पे, और माइनस में ए है और माइनस में सी है, तो आप भी जानते हो सी से सी कटेगा, ए से ए कटेगा, सिर्फ बी बचेगा यहाँ पे, और बी से बी भी कट जाएगा, तो आई एफ बचेगा 2 टाइम्स, वो किसके इक्वल होगा, बी आई प्लस आई एफ के, बाकी कुछ नहीं बचेगा साहब, है ना। और जैसे ही आप आई एफ को इधर लेके 2IF में से माइनस कराओगे, तो एक आई एफ इधर बचेगा और एक बी आई उधर बचेगा, और आपको ये पता लग जाएगा कि आई एफ और बी आई दोनों बराबर हैं, आई एफ और बी आई क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। जैसे ही आपको ये पता चला कि जितना आई एफ है उतना ही बी आई है, जितना आई एफ है उतना ही बी आई है ना। अच्छा जी, मतलब क्या हुआ, आई मिड पॉइंट हो गया किसका साहब, बी एफ का, है ना, आई इज मिड पॉइंट ऑफ बी एफ, ठीक है साहब। ये कहानी समझ में यहाँ तक की तो आ गई, आप बोल सकते हो ये कहानी तो यहाँ तक की समझ में सर आ गई, तो हम बोल देंगे दिस इम्प्लाइज दैट आई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एफ, ठीक है ना साहब। आई जो है ना वो मिड पॉइंट है किसका, बी एफ का, और बी एफ एक कॉर्ड है, और कॉर्ड के सेंटर, कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, राइट। तो ये इंप्लाई करेगा कि जो आई ओ है इज परपेंडिकुलर टू, है ना, बी आई। ये प्रूफ हो जाएगा कि जो
आई ओ डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, बी आई के, है ना, ये प्रूफ हो जाएगा ना। हमने परपेंडिकुलर शुरू से लगा रखा है ना, जो कि हमें प्रूफ करना है, हमने शुरू से लगा रखा था, अरमान थे ना हमारे इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करने के, तो हमने कर दिया। ठीक है साहब, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है साहब, अच्छा जी, अच्छा जी। इसके अलावा क्वेश्चन क्या चाहता है ना, इसके अलावा क्वेश्चन क्या चाहता है ना, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। आगे क्वेश्चन कहता है, सपोज कह रहा है, सपोज अगर बी आई को एक्सटेंड करें मीट्स ए सी इन के, डी और ई मिड पॉइंट्स हो जाएं किसके, बी सी और बी ए के, है ना, डी और ई मिड पॉइंट्स हो जाएं बी सी और बी ए के, है ना, बी सी का मिड पॉइंट डी हो जाए, ये लो जी साहब, ये डी पॉइंट मिड पॉइंट हो गया बी सी का, और बी ए का मिड पॉइंट हो जाए ई। ठीक है साहब, हो गया साहब मिड पॉइंट। आगे क्या, आगे क्या, आगे कहता है प्रूव दैट आई इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल डी के ई। आई क्या हो जाएगा, आई सर्कम सेंटर हो जाएगा ट्राइंगल डी के ई का, ये हमें प्रूफ कर देना है। आई सर्कम सेंटर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी के ई का, ये हमें प्रूफ कर देना है। अच्छा जी, डी के ई समझ रहे हो आप, डी के ई समझ रहे हो, डी के ई मतलब बेसिकली ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कौन हो जाएगा, सर्कम सेंटर कौन हो जाएगा, आई, जो कि बेसिकली ट्राइंगल ए बी सी का इन सेंटर है, वो इस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है साहब, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा जी सर, कैसे प्रूफ किया जाए, है ना, तो बेटा अगर आई इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर बनना चाहता है, इस ट्राइंगल का क्या बनना चाहता है, सर्कम सेंटर बनना चाहता है, तो उसके लिए ये सफिशिएंट कंडीशन होगी कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि आई जो है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंसेस पे है, आई तीनों वर्टेक्स से क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पे है, अगर हम ये प्रूफ कर दें तो आई ऑटोमेटिकली इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या करें, क्या करें साहब, आप आई को तीनों से मिला दो। ठीक है ना साहब, आई को तीनों से मिला दीजिए। ठीक है साहब, आई को तीनों से मिला दीजिए और ये प्रूफ कर दीजिए कि जितना 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 कौन है, जितना आई ई है उतना ही आई डी है, उतना ही आई के है, तीनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर है, ये प्रूफ कर देना है। ठीक है साहब, अच्छा जी, कैसे प्रूफ करें सर, कैसे प्रूफ करें, तो देखो यार, क्योंकि यहाँ पर है ना ट्राइंगल जो है ना, उनमें ये बी आई, ए आई और सी आई जो है ना, बेसिकली ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बेसिकली एंगल बाइसेक्टर्स का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स का काम कर रहे हैं। और उनमें से भी एक बात तो हमें पता है कि बी आई को हमने एक्सटेंड किया है, यहाँ पे के पॉइंट आएगा, ये फिक्स है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, बी के एक स्ट्रेट लाइन है ना, जो इन सेंटर से पास हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जैसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जैसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है सर, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देख बेटा, है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे ही डिस्कस कर लेते हैं ना, यहाँ पे ही नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ना, क्या था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है साहब, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बात समझो, अगर ये ट्राइंगल है आपके पास में, ठीक है ना साहब, ए बी सी, तो इस ट्राइंगल के एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा, एंगल ए का जो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, है ना, जो एंगल ए को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करते हुए आ रहा होगा, अगर वो बाइसेक्टर ए डी है ना, यानी उस बाइसेक्टर का फुट ऑन द थर्ड साइड डी पॉइंट है, तो उस सिचुएशन में जो ए बी और ए सी का रेशो होगा, जो ए बी और ए सी का रेशो होगा, वही रेशो बी डी और डी सी का होगा ना। ठीक है ना साहब, जो ए बी और ए सी का रेशो होगा ना, वही रेशो बी डी और डी सी का होता है। दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अच्छा जी सर, इसका क्या यूज़ करेंगे, इसका क्या यूज़ करेंगे ना, तो बेटा इसका यूज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना ना, यहाँ पे बता रहा हूँ, फाइनली उसको लिख लेंगे नेक्स्ट पेज पे हम। ठीक है ना, बता यहाँ पे रहा हूँ। ठीक है, देखो छोटी सी बात समझना, छोटी सी बात समझना। ठीक है, ये साइड लेंथ सी है, ये साइड लेंथ ए है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये अपोजिट साइड यानी थर्ड साइड यानी AC को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा, जिस रेशो में इन दोनों जिस रेशो में ये दोनों साइड्स है ना, ये दोनों साइड्स किस रेशो में, C रेशो A में, कौन से रेशो में, C रेशो A में, है ना, तो ये भी C रेशो A में हो जाएगा ना। अच्छा जी, यानी A के अगर C होगा तो KC जो होगा ना वो A हो जाएगा। अच्छा, लेकिन A और C नहीं होंगे बेसिकली, है ना, इस रेशो में होंगे, इस रेशो में होंगे। तो अगर हमें AK की लेंथ निकालनी है, किसकी लेंथ निकालनी है, AK की लेंथ निकालनी है ना, AK की लेंथ निकालनी है, तो AK की लेंथ कैसे निकालेंगे कि हम
रेशियोज का सम करेंगे, रेशियो आएंगे ए और सी है ना, तो ए और सी का सम करेंगे, कितना हुआ ए सी, ए प्लस सी है ना, उसका डिवाइड करेंगे किसमें, टोटल क्वांटिटी में ना, यानी बी में सी प्लस ए का डिवाइड करेंगे है ना, और उसमें से कौन सा हिस्सा ए के को मिलने वाला है, सी हिस्सा, तो सी का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा ए के, क्या हो जाएगा ये ए के की लेंथ हो जाएगी, किसकी लेंथ हो जाएगी, ए के की लेंथ हो जाएगी। अच्छा क्या करें क्या करें क्या करें, कोई किस बच्चे को अगर हवा नहीं लगी हो कि सर यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया सर, तो बेटा सुन, अगर ये 3 होता और ये 4 होता है ना, तो हम 3 + 4 करते, कितने होते 7, इस पूरी लेंथ में 7 का डिवाइड कर देते, इस पूरी लेंथ में किसका डिवाइड कर देते, 7 का डिवाइड कर देते, और 3 हिस्से इसको देते और 4 हिस्से इसको देते, है ना, कोई परेशानी, तो ऐसे ही करते ना। वैसे ही हमने इस पूरी क्वांटिटी में C + A यूनिट का डिवाइड किया है ना, और C यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो AK आ गया, अगर A यूनिट से मल्टीप्लाई करता तो KC आ जाता है ना, पर मैंने AK ही क्यों निकाला, है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर आपने AK पर ही ध्यान दिया, है ना, कितनी गलत बात है सर, है ना सर, मतलब आपने AK पर ही ध्यान दिया, तो AK पर ध्यान देने का रीज़न क्या था, ध्यान से समझो ना। यहाँ तक पहुँचने के बाद में मुझे एक आइडिया लगा, मुझे क्या लगा, एक आइडिया लगा, हल्का सा आइडिया क्या लगा कि मुझे पता है C + A क्या है, C + A क्या है साहब, 2B के इक्वल है, तो C + A की जगह 2B जैसे ही लिखा है ना, तो B से B कट गया और C/2 आ गया, और C/2 मतलब C कौन सी साइड की लेंथ है साहब, C कौन सी साइड की लेंथ है, C इस साइड की लेंथ है सर, C इस साइड की लेंथ है सर, है ना, ओके, और C/2 कर दूंगा तो E मिड पॉइंट था, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस C/2 है सर, ओके, मतलब सर हम AK की तलाश में निकले थे, और AK की तलाश करते करते पता चला कि AK जो है ना वो AE के इक्वल है ना, AK जो है ना वो C/2 आया, और वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है ना, अच्छा जी, AK AE के इक्वल है, ओके, और ये एंगल भी A/2 है, और ये एंगल भी A/2 है, ओके, और AI दोनों ट्राइंगल में कॉमन भी है, मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं कि कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल AKI इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना साहब, AKI इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है साहब, AKI किसके कॉन्ग्रुएंट है, AEI के, ना AEI के कॉन्ग्रुएंट है, अच्छा जी, ओके, समझ में आया सर, समझ में आया, है ना, सेकंड पार्ट में यहीं करते रहूँ, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है, AKI और AEI दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए तो उससे क्या पता लगा, उससे पता लगा कि सर जितना KI है ना उतना ही EI है ना, बाई CPCT है ना, जितना KI है उतना ही कौन है, उतना ही कौन है, EI है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब सर आप सिर्फ और सिर्फ है ना EI या फिर KI में से किसी एक को ID के इक्वल भी कर दो तो हमारा काम हो जाएगा, हम बोल देंगे कि I जो है वो सरकम सेंटर है किसका, ट्राइंगल DKE का, है ना, हम बोल देंगे, है ना, अच्छा जी, तो एक काम करो, जब इतना ही कर लिया है ना, जब इतना ही कर लिया है तो एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, छोटा सा काम क्या कर लेते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट करा देते हैं ना, करवा दें क्या, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करवा दें क्या, करवा तो सकते हैं, ठीक है, ओके, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए क्या किया जाए बताओ, सोचो, दिमाग लगाया जाए ना, दिमाग लगाया जाए, कैसे कॉन्ग्रुएंट करवाए जाए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, है ना, तो क्या तरीका यूज़ किया जाए बताइए, सोचिए क्या किया जाए, KI और EI आपने इक्वल किया था, अब आपको EI और DI इक्वल करना है, या फिर आप क्या कर दीजिए, IK और ID को इक्वल कर दीजिए, है ना, IK और ID को इक्वल कर दीजिए, तो IK की लेंथ हमें पता है क्या, IK की लेंथ तो हमें पता नहीं है ना, IK की लेंथ तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें AK पता है, C/2 है ना, ओके, और AK की लेंथ कितनी निकली थी, BC/C + A निकली थी, है ना, तो क्या हमें KC की लेंथ भी पता है, KC की लेंथ भी हमें पता है ना, KC की लेंथ होगी, हमने C का मल्टीप्लाई किया था तो ये वाला कंपोनेंट आया था, अगर A का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, तो हो जाएगा AB/A + C, ओके, ठीक है, और A + C की जगह कितना लिख देंगे, 2B लिख देंगे, तो हमने AB/A + C की जगह लिखा 2B, तो B से B उड़ा दिया, तो A/2 आ गया कौन, KC, है ना, और A/2 मतलब क्या है, A कौन सी साइड की लेंथ है ना,
ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ ए है ना, तो a/2 क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। और a/2 कौन आ गया, KC भी आ गया। अच्छा जी, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है, ये भी a/2, ये भी a/2, मतलब KC निकालने गए थे और पता चला कि KC और CD बराबर है ना। पता लगा कि KC और CD क्या है, बराबर है। और जैसे ये पता लगा तो तुरंत ये लिख दिया कि कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है साहब, बताओ। ट्राइंगल CKI कॉन्ग्रुएंट है CDI के, ना। ट्राइंगल CKI इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDI, है ना। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना IK है उतना ही ID है, जितना IK है उतना ही कौन है, ID है ना। और जैसे ही आपने बोला कि जितना IK उतना ही ID, तो हमें पता लग चुका है कि IK, IE और ID, IK इक्वल IE इक्वल टू ID, है ना। सारे के सारे आपस में क्या है, बराबर है, सारे के सारे आपस में क्या है, बराबर है। और सारे के सारे आपस में बराबर है तो ये इंप्लाई करेगा कि I इज द इन सेंटर नहीं, इन सेंटर तो ट्राइंगल ABC का है, तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या है, सरकम सेंटर। I इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल DKE, है ना, DKE, है ना। I क्या है, सरकम सेंटर है किसका, ट्राइंगल DKE का, है ना। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमने प्रूव कर दिया, सेकंड स्टेटमेंट भी हमने प्रूव कर दिया। होप सो ये क्वेश्चन, है ना, मज़ेदार रहा होगा, आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में, है ना। इनमो का ज़बरदस्त सवाल था। 2016 के पेपर में 2 ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे और दोनों ही ज़बरदस्त थे। पहला वाला जो हमने लास्ट क्लास में किया था और दूसरा वाला जो आज किया, दोनों ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन में। चलिए तो बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आज के लिए तो हमारे पास इतना ही है। तो फ्रॉम माय साइड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर टुडेज अमेजिंग सेशन, जिसमें हमने एक इनमो का क्वेश्चन समझा, ठीक है। इनमो का क्वेश्चन समझते समझते आई थिंक हमें 45 मिनट्स हो ही गए, ठीक है। और 45 मिनट्स ही आपको मिलते हैं, हाँ। बड़े आराम से हमने ये क्वेश्चन सीखा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है ना, पेशेंस रखते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन देखा आपने, कोशिश की, नहीं बना तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है ना, क्योंकि आपके पास 6 ही क्वेश्चन है और उन 6 क्वेश्चन को करने के लिए इंसान आप अकेले ही हो, ठीक है। तो पेशेंस लूज़ नहीं करना है ना, मतलब बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। मतलब अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो, है ना, RMO का एग्ज़ाम लिखने के लिए अगर आप बैठे हो, ठीक है ना साहब, और वहाँ पर अगर आपने हिम्मत हार दी ना, तो मतलब हिम्मत हार गए तो फिर कुछ नहीं है साहब, है ना। तो हिम्मत नहीं हारनी है। फ्रॉम माई साइड थैंक यू।